अब ऐसे करके पहले तो 3 डिवीजन कर लें सभी लोग, नहीं 3 नहीं, गलत 4 करेंगे। एक डब्बा बड़ा होगा, एक डब्बा ये वाला पहले वाला काफी छोटा रखना, कुछ 4-5 सेंटीमीटर का, बाकी 3 डिवीजन कर ले इस तरह से। और ऐसे टॉप में एक लाइन होती है, चलो मैं यही पढ़ पाऊँ क्योंकि इसमें अपने आप में थोड़ी बहुत कम होगी, ऐसे करने की ना। फिर डिवीजन करें पहले ध्यान से, और मुझको काउंट वाले लिखते हैं। यहाँ पे टॉप पे लिखते हैं डाई मैग्नेटिक, पहले डाई मैग्नेटिक की लिखें, उसका में लिखें पैरा मैग्नेटिक, और उसके बाद में लिखेंगे फेरोमैग्नेटिक। ये 3 टाइप के धातु हैं जो दुनिया में पाए जाते हैं चुंबक के हिसाब से। फेरोमैग्नेटिक वैसे अंदाजा तो हो गया होगा, कुछ खास नहीं, खत्म होगा चैप्टर आज। ये इतनी लेंथ है, कल न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाओगे तो इसके कुछ स्मूथ निकल जाएंगे वो। अभी तो 2 लोग और बोलेंगे है ना। ठीक है भाई, इसमें कुछ काम की पॉइंट लिखते हैं, अच्छे पॉइंट लिखो। सबसे पहले ये लिखें नेचर, यहाँ पे लिखेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नेचर के बाद में एक लाइन छोड़कर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में अगला लिखो, पहले इतना लिखे ध्यान से, बस में कुछ काम की बातें अच्छे सेट हो जाएंगी। पहले ये ध्यान से, नेचर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में अगला सस्पेक्टेबिलिटी, उसके बाद में रिलेटिव परमिएबिलिटी, उसके बाद में टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर लिख दो बस, उसका अगला लिखें एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं ये कुछ 5-6 पॉइंट पढ़ने हैं इसके अंदर, लिख गए होंगे ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5 और 6 एकदम से 6 पॉइंट पढ़ने हैं। और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो समझो लिख करके। तुम लोगों ने आज तक बस एक टाइप का धातु देखा है जो चुंबक से अट्रैक्ट होता है, ऐसे भी पाए जाते हैं चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होते, रिपल्शन भी होता उल्टा। तो हमें उन्हीं के बारे में स्टडी करनी है। तो में से कोई मुझे किसी भी एक ऐसे धातु का नाम बता दो चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता। मैग्नेट से अट्रैक्शन तो लोहे का होता है, ऑब्वियसली सब जानते हैं। लोहे के सिवा कुछ और बता दो जो तुम जानते हो, कुछ ऐसा जो आयरन के सिवा कुछ ऐसा जो अट्रैक्ट होता है वो बता दो। कॉपर नहीं है, कॉपर गलत जवाब है। लोहे के सिवा कुछ ऐसा जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता हो, और अट्रैक्शन नहीं बता पा रहे, रिपल्शन तो बहुत दूर की बात है। कुछ ऐसा जो मैग्नेट से रिपेल करता हो, मैग्नेट के पास नहीं आता हो, ऐसा कुछ। पीछे कहीं नहीं लिखा, तुम कहां ढूंढ रहे हो? पहली बात तो जीवन में पहली बार आया ये विषय, तुम नहीं जानते पहले से इसको। देखो ध्यान से बात समझे। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि डाईमैग्नेटिक होते हैं जो शो अट्रैक्शन टुवर्ड द मतलब रिपल्शन टुवर्ड द, दे आर रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये चुंबकीय रेखाओं से दूर भागते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनसे दूर भागेंगे। इस बात का क्या मतलब वो भी समझो ध्यान से, कि हमारे पास में इसी के अंदर डायग्राम बनाना है छोटा सा। अगर ये कोई मैग्नेट है और हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से इनको रिपेल करके चली जाएंगी, कुछ ऐसा मान लो।
ये कुछ सब्सटेंस है, मैग्नेट रिंग है। ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर भागती हैं। उसके बाद में अगले जो निकल के आते हैं वो कौन से होते हैं अपने पास में, पैरामैग्नेटिक। इनमें थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है, ये हल्के हल्के अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इस बात को समझे। ये वाले भी हल्के हल्के रिपेल होते हैं, ज्यादा रिपल्शन नहीं होता, हल्का हल्का भागते हैं। पैरामैग्नेटिक फीवली अट्रैक्ट बाय हल्का हल्का सा अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनमें हल्का फुल्का अट्रैक्शन पाया जाता है। मतलब ये कि अगर हमने ऐसा कोई धातु, पैरामैग्नेटिक धातु अगर हम लोगों ने मैग्नेट के पास में रखकर, तो उसमें से जाने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो उसको दूर से नहीं जाएंगी, उससे भाग के नहीं जाएंगी, उसके अंदर से होके जाती है, वो पास से होके जाती है। तो पहले दोनों में डिफरेंस जानो, पैरामैग्नेटिक कौन से और डाईमैग्नेटिक कौन से। पैरामैग्नेटिक जिनमें अट्रैक्शन होगा और डाईमैग्नेटिक जिनमें रिपल्शन होगा, चुंबक से दूर भागे वो डाईमैग्नेटिक और पास आएंगे वो पैरामैग्नेटिक। अब बाद में जानोगे एग्जांपल कौन से हैं, अभी तो बस सुनते चलो शांति से। उसके बाद में अगला कि अपना अट्रैक्शन हो गया, रिपल्शन हो गया, अब तीसरा क्या बचा फिर, अट्रैक्शन वाले लिख दिए, रिपल्शन लिख दिया, तीसरा क्या बचता है वो सुनो। ये वो है जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, और जिनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनके अंदर भी काम की चीज, जैसे कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस गई है पहले वाले केस में वो तो बिल्कुल दूर भाग के चली गई, ये थोड़ा अंदर से गई, और ये वाली स्ट्रॉन्गली अंदर जाती है, बहुत सारी जाएंगी अच्छे से, एकदम भर के अंदर जाती है अच्छे से। तो इन पे पहले तीनों में केस समझ लो। ये वाला डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डाई में क्या होगा कुल मिला के रिपल्शन, पैरा में क्या होगा अट्रैक्शन, और फेरो में भी क्या होगा अट्रैक्शन, और इनमें होगा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। अब समझ अब क्या किया जाए, आप आएगी कहाँ, अरे यार दिखता नहीं है उसे, नहीं मैं आज की बात है, फिर तो मैं कुछ अरेंजमेंट कर ही दूंगा। भाई तुम्हारे बैठ जाएगा तो गाड़ी हो गया तेरे से आपको अनुपस्थित है खुशी अजय, अच्छा हाँ जी हाँ जी, हाँ वो ऑफिस में देगा सब भेजवा। नहीं सबको हाँ। तो सबसे पहला काम का पॉइंट नेचर कैसा, डाईमैग्नेटिक क्या करेंगे रिपल्शन, और पैरा फेरो क्या करेंगे अट्रैक्शन। सबसे पहला काम का पॉइंट तो ये। उसके बाद में अगला काम का पॉइंट ये सुने, अगर बाहर से तुम फील्ड लाइंस लगा दोगे, अगर तुमने किसी भी धातु को किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखा, कुल मिला के सीधी सीधी बात ये डाईमैग्नेटिक है, तो अगर मैं तुम्हें अभी लिखना बस एक बात ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से है, मैं इसमें बात समझ में आए। इनका आगे का स्पेस ज्यादा है और पीछे का स्पेस कम है, ताकत ज्यादा कहाँ होगी, जहाँ पे स्पेस कम है, जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे ताकत कम होती है, मतलब यहाँ पे ताकत ज्यादा होती है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा ताकत भी ज्यादा होगी। यहाँ पे फील्ड लाइंस क्लोज है तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगी, और यहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर है तो यहाँ पे फोर्स कम होगी। तो अगर हम किसी भी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखेंगे तो वो ज्यादा ताकत की तरफ भागेगा कि कम की तरफ। हमारा कभी भी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को, अगर हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को इसमें रखेंगे तो डाई मैग्नेटिक तरफ अट्रैक्शन की ओर भागेगा कि रिपल्शन की ओर, ज्यादा की ओर कि कम की ओर। अगर हम डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को इसमें रखते हैं, मतलब एक ऐसी धातु जो रिपल्शन मानती है, तो रिपल्शन मानती है वो ज्यादा ताकत की ओर जाएगी कि कम ताकत की ओर जाएगी, ये बताओ।
कम क्यों, जो रिपल्शन मानती है वो ज्यादा क्यों नहीं जाएगी, वो कम क्यों जाती है। इसीलिए काम का पॉइंट ये भी है कि डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, नहीं स्ट्रॉन्गर टू वीकर, ज्यादा से कम क्यों भागने की कोशिश करते हैं वो। तो इस बात को भी ध्यान से लिखेंगे, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस मूव फ्रॉम, कहां से कहां मूव करेंगे वो, स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड लाइंस, एक स्ट्रॉन्गर टू वीकर फील्ड लाइंस। अब एक मिनट हो गया, आज मैं परेशान हूं, रोज कोई ना कोई एब्सेंट रहता है। मैं ये नहीं सोच रहा, मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ। अच्छा एक जना और पीछे चला जाओ, चले जाए एक जना, तो धरती पे बिठाऊंगा सबको, सही बैठ रहा, दीवारों कोने पे लग रहा ना एक एक, हाँ यहाँ से ऐसे बैठ रहा, यहाँ से लाइन से गोल, बीच में स्पेस खाली रखना। दोनों पट्टियों पे लिखा है कभी, पट्टी स्लेट खड़िया वाली से, उससे नहीं, ब्लड डुबोते हैं उसको, उसमें स्याही की डब्बी में उस पे लिखते हैं, इतने पुराने नहीं हो नहीं। इतने पुराने नहीं है, उसका ही उसूल हो है, उसी पढ़ाई का। घर से अपनी अपनी पट्टियां खुद लाएंगे, बैठने की भी और लिखने की भी। वो पट्टियां होती हैं, एक इसमें बैठते हैं, इसमें लिखते हैं। जो पट्टी नहीं लेके आएगा वो जमीन बैठेगा, आगे तो जवाब देने बैठेंगे बैठेंगे। वहाँ दोस्ती बहुत अच्छी मिलती है उस टाइम पे, कि दोस्त एक लाया दूसरा नहीं लाया, आज तुम मेरे बैठ जा, तो सड़क के बैठते हो पास पास से, तो नेगेटिव टिक टिक बढ़िया। चलो क्या तुमने वो जमाना नहीं देखा, तब पेन होना ना बहुत बड़ी बात होती थी, किसी घर में पेन बहुत बहुत बड़ी बात है, पेन नहीं मिलते। कौन स्ट्रेस पे भाई, एक मिनट रुकिए। हाँ भाई लेके लेके ध्यान से, अगर अगर डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो कहां से कहां मूव करेंगे, स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर जाएंगे। जबकि अगर पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो कैसे मूव करेंगे, सब्सटेंस जो भी पैरामैग्नेटिक हो कहां से कहां मूव करेंगे, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, वो अट्रैक्ट होने के लिए मूव करेंगे, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस, वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस। ठीक है, और उससे अगला वो भी सुनो ध्यान से, अगर फेरोमैग्नेटिक होंगे तो भी कहां से कहां मूव करेंगे, वीकर टू स्ट्रॉन्गर मूव करेंगे, स्ट्रॉन्गली मूव स्ट्रॉन्गली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, मतलब तेजी से मूव करेंगे, रैपिडली मूव करेंगे, स्ट्रॉन्गर फील्ड लाइंस। पहले इस बात को ध्यान से सेट करें, बोर्ड पे भी जगह कम है।
लेकिन लिखे ध्यान से समझते हुए ना, मुझे बहुत शांति से लिखवाना है स्केल को। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अवे जाएंगे वो सब ठीक है। अच्छा एक काम का पॉइंट ये बता दें कि सस्पेक्टेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स से। तो मैं इसमें कुछ छोटी मोटी बातें लिखूंगा, शायद तुम्हें उससे बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी। देखना एक्स की वैल्यू यहाँ पे होती है नेगेटिव, डाईमैग्नेटिक में एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सस्पेक्टेबिलिटी नेगेटिव आएगी। रिपल्शन है, इसमें कैसी आएगी? पैरा में कैसी आएगी? पॉजिटिव। और फेरो में कैसे निकल के आएगी? हाईली पॉजिटिव। इस बात को भी सेट रखें कि सस्पेक्टेबिलिटी की वैल्यू डाईमैग्नेटिक के टाइम पे नेगेटिव क्यों? क्योंकि उसमें रिपल्शन होता है। पैरा में कैसी है? पॉजिटिव। और फेरो में कैसी है? हाईली पॉजिटिव। फिर अगली चीज रिलेटिव परमेबिलिटी यानी कि म्यू आर रिलेटिव, इसकी वैल्यू डाईमैग्नेटिक में 1 से कम होगी, तो मैं इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बस इसकी वैल्यू पैरामैग्नेटिक में कैसी होगी? 1 से ज्यादा। और फेरोमैग्नेटिक में इसकी वैल्यू कैसी होगी? 1 से बहुत ज्यादा। तो मैं शायद सेंस समझ में आएगा। तो भले इस बात का मतलब नहीं पता हो कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या चीज है, पर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग काफी ठीक है कि अगर नेगेटिव है तो मतलब सीधी बात है रिपल्शन है, अगर वैल्यू 1 से छोटी है मतलब रिपल्शन है, वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो क्या चीज है? अट्रैक्शन है, वो पॉजिटिव होगा। और हाईली पॉजिटिव मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। तो पहले इस सेंस को समझो, उसके बाद में अगला समझना। अगला टेम्परेचर वाला गेम। मैग्नेट के बारे में एक बहुत अच्छी कहानी जो कही जाती है वो सुनो। मैग्नेट को ज्यादा हीट वीट नहीं करना चाहिए, उसकी ताकत खराब हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है मैग्नेट। ठीक है, ध्यान से बात सुने। मैग्नेट के टेम्परेचर के बारे में कुछ काम की सिम्टम कि अगर किसी मैग्नेट को तुम लोग हीट करोगे तो वो कमजोर पड़ेगी। मैग्नेट को ज्यादा हीट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट इसके अंदर आते हैं। डाईमैग्नेटिक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद में अगला सुनो, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली, मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पावर कम होगी। ज्यादा हीट करने से मैग्नेट की अट्रैक्शन और रिपल्शन होने की जो ताकत है वो घट जाती है। तो इस चीज को भी ध्यान से सेट करने की, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इनवर्सली। इस बात को लेके पहले, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इनवर्सली, ये उस पर इनवर्सली डिपेंड करेगा। एक काम की बात ये भी है। उसके बाद में अगला पॉइंट सुनो, इसमें अगला पॉइंट, इट फॉलो, ये वाली जो फेरोमैग्नेटिक है, इट फॉलो क्यूरी वाइस लॉ। अब ये मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये क्यूरी वाइस लॉ को फॉलो करेगा। और वो क्या कनेक्शन है उसको तुम लोग पकड़ लोगे। लेकिन सबसे पहले ये बहुत काम की चीज है। डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में बहुत मोटा मोटा डिफरेंस। एक का काम है रिपल्शन, एक का काम है अट्रैक्शन। एक फील्ड लाइंस को भगाएगा, एक फील्ड लाइंस को बुलाएगा। एक में वैल्यू नेगेटिव होती है और एक से कम पाई जाती है, जबकि दूसरे वैल्यू पॉजिटिव और हाईली पॉजिटिव, 1 से बड़ी 1 से बहुत बड़ी। तो हम लगभग सेम टू सेम है। तुम बस ये मत भूल जाना कि डाई का काम क्या है और पैदा का फेरो का काम क्या है। उसके तुम्हें वर्ड याद कर सकते हो, पीएफ यानी कि पैदा फेरो और ए यानी कि अट्रैक्शन। इस चीज का ध्यान रख सकते हैं अगर तुम्हें भूलना नहीं है तो। पीएफ यानी कि पैदा फेरो अट्रैक्शन। पीएफ होता है जो कंपनियों में कटता है सैलरीज में, पीएफ प्रोविडेंट फंड। खैर कोई बात नहीं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर एग्जांपल की, इसमें कौन से एग्जांपल पाए जाते हैं, ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हमारे नियमों में आज तक नहीं आए। ठीक है, वो सुनो। सबसे पहला सिलिकॉन, ठीक है, Cu, H2O पानी, ये सभी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये सभी रिपल्शन होता है। बिस्मथ, Bi, Pb यानी कि लीड, ये सभी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इन सब में रिपल्शन होगा, इनमें अट्रैक्शन नहीं पाया जाता। सबसे पहली काम की चीज। उसके बाद में जिनमें अट्रैक्शन होता है पैरामैग्नेटिक, वो कौन से सब्सटेंस हैं? एल्युमिनियम, Cr, ये सभी अट्रैक्शन वाले सब्सटेंस है। एल्युमिनियम, Cr, निकेल वैसे तो उसमें आएगा, लेकिन कभी कभी आ जाता है, इसमें काट दे जाना उसके। एल्युमिनियम और क्रोमियम ऐसे सब्सटेंस में हल्का फुल्का अट्रैक्शन होता है। एल्युमिनियम हल्का फुल्का अट्रैक्शन कर लेता है मैग्नेट के साथ में, हल्का फुल्का। और उसके बाद में आता है इसमें एग्जांपल कि ऐसे कौन से में हाईली स्ट्रॉन्गली अट्रैक्शन पाया जाता है। तो सबसे पहले तो Fe, कोबाल्ट, निकेल,
और एक काम का वर्ड अल्निको, ये तो पता होना चाहिए। अल्निको एक धातु है। अल्निको किस किस से मिलकर बना होगा वो सोचो। अल्निको एक ही एलिमेंट है। अल्निको 3 चीजों के मिक्सर से मिलकर बना होता है। किस किस से? एल्यूमिनियम से, निकेल से और कोबाल्ट से। कहने को मैंने एल्यूमिनियम यहाँ पे रखा है, लेकिन जो निकेल है और कोबाल्ट से मिलकर बन जाए तो ये क्या बन जाता है फिर? फेरोमैग्नेटिक। तो ये वो है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, ये वो है जो हल्का फुल्का अट्रैक्ट होंगे, और ये तो रिपल्शन में चले जाते हैं। अट्रैक्शन में एक चीज और भी है, जैसे कि ऑक्सीजन O2, ये पैरामैग्नेटिक है, ये भी अट्रैक्शन होता है, हल्का फुल्का अट्रैक्शन होता है। तो पहले इन चीजों को ध्यान से सेट कर लें, और काउंटर निकल के आती है कि मुझे तुम्हें अब एक चीज पढ़ानी है, इसका नाम है क्यूरी-वाइस लॉ। अब मैं टेम्परेचर के बारे में कुछ नॉलेज गेन करनी है, ठीक है, उसको समझना। कौन सी चीजें इससे अट्रैक्ट होंगी, कौन सा रिपल्शन होगा। तुम्हें चैप्टर को फिनिश कर रहे हो आज के आज में, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। तुम्हें शायद 3-4 दिन होंगे, उसमें तुमने सेट कट टू कट सारी बातें पढ़ दी, इतनी ही है, उससे ऊपर मिलेंगी भी नहीं तुम्हें। हाँ, बस कुछ नए पेपर मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के टाइम पे, और वो सवाल इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब उनकी सीमाएं अलग है। 8-10 क्वेश्चन है बस लास्ट। हाँ भाई, इसमें एक चीज और समझ लो, क्यूरी-वाइस लॉ को पढ़ने से पहले सभी लोग ना इन सबके नीचे एक डायग्राम बना लेंगे, टेम्परेचर का और सस्पेक्टेबिलिटी का, कि इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे घटाओगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसमें हिसाब किताब स्थिर रहेगा, जितना ही रिपल्शन करता है उतना ही करेगा। लेकिन हमारे जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उनके अंदर अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी ताकत घटेगी, और ताकत घटने के लिए मतलब डिक्रीजिंग ग्राफ कैसे बनता है, शायद इस तरह से, अगर तुम्हें रेट ऑफ रिएक्शन याद हो तो डिक्रीजिंग ग्राफ, मतलब यहाँ पे लाइन सीधी क्यों है, ये सीधी लाइन तुम्हें समझाना चाहते हैं कि इस जगह पे तुम टेम्परेचर में कितना भी चेंज कर लो, उनके रिपल्शन होने की ताकत पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वाले में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके खींचने की, अट्रैक्शन करने की ताकत डिक्रीज करेगी। ये पैरामैग्नेटिक के अंदर आने वाली बात है। और उसके बाद में अगला काम का पॉइंट ये फॉलो करेगा क्यूरी-वाइस लॉ को। अब क्यूरी-वाइस लॉ क्या है उसको तुम्हें अलग से पढ़ना है, इसलिए ध्यान से मैं डायग्राम बना लो। डायग्राम में डिफरेंस ये कि ये वाला ग्राफ यहाँ से बनेगा, जबकि वो वाला ग्राफ इस तरह से आगे थोड़ा बढ़ के बनाना होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ के बनाना है। ये वाला TC है, ये T ऑब्वियसली, और ये X। पहली काम की बात बस ये ध्यान रखें कि पैरामैग्नेटिक में और फेरोमैग्नेटिक में अट्रैक्शन होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने पे दोनों की ताकत डिक्रीज करेगी, लेकिन डाईमैग्नेटिक में रिपल्शन होता है और टेम्परेचर का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, उससे कोई फर्क उसको पड़ता नहीं है। तो इन चीजों को बस ध्यान रखें, जस्ट इसीलिए कि तुम्हें डाई पैरा फेरो नाम की चीजों को पता होना चाहिए, पहले से नॉलेज होनी चाहिए, कि आपको चलते फिरते पूछे जवाब दे सकें कि हम लोगों ने पूरी फिजिक्स पढ़ी पर इनकी नॉलेज नहीं है। हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर है लेजी चैप्टर्स, मैं तो और कौन आगे। ठीक है भाई, सभी लोग इसको ध्यान से देखें, ये लिख लिया ना सब लोगों ने पूरा, ठीक है। आगे बढ़ा रहा हूं मैं से पॉइंट नंबर 6 देख के बता मैप में क्या लिखा हुआ है। टेम्परेचर मैग्नेटिक, हाँ यही बताना है। देखिए टॉपिक का नाम डाले क्यूरी-वाइस लॉ। क्यूरी-वाइस लॉ, ये वाले भाई साहब आपको एक चीज के बारे में ज्ञान देंगे, वो चीज है टेम्परेचर एंड मैग्नेटिज्म। टेम्परेचर एंड मैग्नेटिज्म, तापमान का चुंबक पे क्या फर्क पड़ता है, किस तरह से फर्क नहीं पड़ता, सब कहानी को समझने से पहले छोटे मोटे स्टेटमेंट होते हैं, तो मुझे कुछ अच्छी खासी बातें समझा सकते हो। पहले तो तुम्हें ये पता है कि तुम किसी भी चीज को मैग्नेट बना सकते हो, उसको द्वारा से डिमैग्नेटाइज कर सकते हो बिना किसी करंट के। क्या तुम्हें जानते हो नहीं जानते हो? जैसे अगर अपने पास में कोई भी धातु है, जैसे लोहा है, उसको मैग्नेट कैसे बनाएंगे? लोहे को मैग्नेट कैसे बनाओगे? बिना करंट के। किसी भी चीज को मैग्नेट बनाना है, अट्रैक्शन रिपल्शन की प्रॉपर्टी उसके अंदर लानी है बिना करंट के, वो कैसे कर सकते हो?
ऐसा नहीं कि तुम बहुत खतरनाक मैग्नेट बना दोगे, हल्का फुल्का आ जाएगा, मतलब स्टेपलर की पिन वगैरह चिपक जाएंगी अपने आप ही, इतना तो बना सकते हैं। तरीका पता है किसी को, क्या तरीका है, क्या चीज? उसके 2-3 तरीके हैं, पहले ध्यान से बात समझ लो। सबसे पहला, तुम कभी इस काम को ना सिक्के पे ट्राई करो। तुम लाइन से सिक्के लो, मैग्नेट से चिपकाओ, तो उसके अंदर जो ताकत है वो इस सिक्के में आएगी, उसके अगले में, उसके अगले में, उसके अगले में, हल्के हल्के सिक्के चिपक जाते हैं। सबसे मजबूत कौन चिपकेगा? जो सबसे पहले होगा, उससे अगला स्लो कम ताकत चिपकेगा, अगला कम ताकत से, अगला और कम ताकत से, मतलब नीचे वाले को फूंक मारो उससे टूट जाएगा, अगले वाले में ताकत ज्यादा होगी। तो कुल मिला के मैग्नेट की वजह से सभी चीजों में एक प्रॉपर्टी उभरती है मैग्नेटिज्म की, उसी को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मतलब बात है कि चुंबक अपनी ताकत और चीजों में ट्रांसफर करके उसको मैग्नेट बना सकती है। अगर तुम लोहे को मैग्नेट में कन्वर्ट करना चाहते हो लंबे समय के लिए, तो एक काम करें, एक लोहे का टुकड़ा लें, चोबा लें, उसको मैग्नेट रखें और घिसते रहें, ऐसे ऐसे ना घिसें, उसको लें ऐसे घिसा, 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे करके कम से कम 400 से 500 बार घिस दो। घिसने के बाद में उस लोहे के टुकड़े में मैग्नेट की ताकत आ जाएगी। तुम उससे अगर सिक्का, पिंच वगैरह चिपकाओगे, चोगा चिपकाओगे, वो चिपक जाएगा। अभी बात तुम्हें शायद सुनने में अजीब लगे, तो इसको ट्राई कर लेना, ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, एक बात बिल्कुल सत्य है कि किसी भी चीज को अगर हमें मैग्नेटाइज करना है, उसमें चुंबक की ताकत देनी है, तो तुम्हें उसको मैग्नेट के इम्पैक्ट में लाना पड़ेगा। और अगर तुम्हें उसमें चुंबक की ताकत निकालनी है, तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? उसको टेम्परेचर। किसी भी चीज को अगर तुम मैग्नेटाइज करोगे, तो तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखोगे, मैग्नेट के पास रखो, मैग्नेट के साथ कॉन्टेक्ट में रखो, अच्छों के साथ रखो, अच्छा बन जाएगा। और अगर तुमने उसको तापमान दिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो मैग्नेट की ताकत है वो कम हो जाएगी। किसी भी चीज को मैग्नेटाइज करने के लिए तुम उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखो, और उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए उसको क्या दे सकते हो? टेम्परेचर। मतलब मैं लोहे के टुकड़ों को चुंबक बनाने के लिए और चुंबक ना बनाने के लिए दोनों मेथड जानता हूं। अब मुझे किसी लोहे के टुकड़े से चुंबक बनानी है, तो उसे क्या करना? लगातार मैग्नेट में रब करना है, और अगर उसको चुंबक की ताकत से निकालना है बाहर, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खत्म करना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको हीट करना पड़ेगा। और क्यूरी वाइस लॉ ने हमें यही समझाया कि हमारे पास में किसी भी मैग्नेट की ताकत को जो पहचान लगाते हैं, कि पहचान करेंगे कि मैग्नेट ताकत ज्यादा है कम है, उसके लिए वर्ड आता है सस्पेक्टिबिलिटी। जिसका सस्पेक्टिबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब मैग्नेट की ताकत ज्यादा होगी, सस्पेक्टिबिलिटी कम होगी तो मैग्नेट की ताकत कम होगी। ये उन्होंने बताया। उन्हें काम की बात ये बोली कि मैग्नेट की ताकत इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती किस चीज के? टेम्परेचर के। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो उसकी सस्पेक्टिबिलिटी यानी कि मैग्नेट की ताकत कम हो जाएगी। और किसी बात को उन्होंने अपने लॉ में कन्वर्ट कर लिया। उस चीज को ध्यान से लिखें कि द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेट, द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ ए मैग्नेट is inversely proportional to temperature, inversely proportional to temperature। यानी मैग्नेट की ताकत तापमान के उल्टी पाई जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ताकत घटेगी, और अगर तापमान घटेगा तो ताकत बढ़ती है मैग्नेट की। पहले इस चीज का ध्यान रखें। उन्होंने जो लॉ दिया उसके अंदर ही बहुत काम की बात तुम लोग अपने दिमाग में सेट करो कि तुम किसी भी धातु को मैग्नेट बना सकते हो और उसका मैग्नेटिक बल खत्म भी कर सकते हो। बस तुम्हें क्या देना है? उसको फील्ड लाइंस दोगे, घिसोगे लगातार मैग्नेट के पास में, या फिर कुछ भी ऐसा सिर्फ घिसना नहीं। तुम अगर उसको मैग्नेट के कांटेक्ट में भी लंबे समय के लिए रखते हो तो भी ऑटोमेटिकली मैग्नेट बन जाता है वो ऑटोमेटिकली, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, हल्का फुल्का बन जाता है। और अगर तुमने उसको हीट किया तो उसकी मैग्नेटिक ताकत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। और यहां से काम पर निकल के आती है कि सस्पेक्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले ध्यान से लिखते हैं। और प्रपोर्शन रखने के लिए हमेशा कांस्टेंट लगता है। इस बार कांस्टेंट लगेगा C अपॉन में T, और ये जो C है इसको बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। ठीक है, इसमें काम की बात ये है कि कोई भी मैग्नेट किसी एक सीमित तापमान तक काम करती है। उसके बाद अगर तुम जैसे अपना लोहा है,
तुम लोहे को मैग्नेट के पास लाओगे वो चिपक जाएगा, लेकिन अगर तुमने उसको ज्यादा हीट किया, एक तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे ऊपर अलग अलग धातुओं अलग अलग पाया जाता है, तो उसके बाद में उसकी मैग्नेट से चिपकने की जो ताकत है वो वीक हो जाएगी, उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं करेगा। और जिस तापमान से ऊपर कोई अपनी प्रॉपर्टी को खो दे, दैट इज कॉल्ड क्यूरिस टेम्परेचर। जब कोई अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब भाई मेरी आखिरी लिमिट 100 है, मैं 100 तक झेल सकता हूं, अगर 100 से ऊपर चला गया टेम्परेचर तो मेरा मैग्नेट से चिपकना कम हो जाएगा। तो जिस तापमान से ऊपर जाने पर कोई भी धातु अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो दे, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरिस टेम्परेचर। तो इस चीज को भी ध्यान से लिखते हैं, द मैक्सिमम टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर till which an element show its magnetic properties properly, magnetic properties properly is called Curie temperature, is called Curie temperature। एक ऐसा तापमान जिस तापमान से ऊपर कोई भी धातु अपनी मैग्नेटिक ताकत को खो देगा उसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। और ये जितने भी अपने पास में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ये क्यूरी टेम्परेचर तक तो फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन अगर उससे ऊपर तापमान बढ़ गया तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। हमारे जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक यानी जिनके अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, फेरोमैग्नेटिक यानी जिनके अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जिनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जाते ही, अगर ये क्यूरी से ऊपर चलेगा, क्यूरी तापमान से ऊपर चले जाए, क्यूरी टेम्परेचर से एवं जाते ही, जब ज्यादा हीट हो जाएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब ये फेरो नहीं रह जाते, तब इनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता, अट्रैक्शन तो होता है पर कम होगा। इस छोटी सी बात का और ध्यान रखें कि क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा तापमान जिससे ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो देगा और वो फेरो से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। ये छोटी मोटी बातें हैं, इनको ज्यादा लोड मत लो, इसे जाने दो, जिस रास्ते पे जाके रुक जाएगा फिलहाल। खैर, यहीं से एक अच्छी बात निकल के आई, यहां से एक काम का पॉइंट निकल के आता है, हिस्टेरिसिस, इसे लिखा ध्यान से। ये क्या चीज है, ये ग्राफ है जो तब बनाया जाता है जब कोई भी मैग्नेट मैग्नेटाइज होके डीमैग्नेटाइज होती है, मतलब जैसे लोहा चुंबक बन के वापस लोहा बना, तब एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का नाम है। जब कोई भी लोहा चुंबक बन के दोबारा लोहा बनता है तो एक बार तो क्या हुआ, मैग्नेटाइज, और एक बार क्या हुआ, वो डीमैग्नेटाइज, उस टाइम पे खींचा गया ग्राफ, इसको हिस्टेरिसिस। ठीक है, अब इस चीज को लिखें ध्यान से, पहले मैं पूरे सिस्टम को लिख देता हूं, उसके बाद और छोटे छोटे पॉइंट है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। द ग्राफ ऑफ ए कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने का एक पूरा ग्राफ, उसको हम लोगों को ध्यान से रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो समझो, उस ग्राफ को बस तुम्हें देखना है, और देखने के बाद में बस तुम्हें इस ग्राफ से ये पहचानने में आ जाए कि हाँ ये ग्राफ हमने देखा है। कोई तुमसे उस ग्राफ के बारे में कुछ खास पूछेगा नहीं कभी भी, ये भी ध्यान रखना। अब वो है क्या ग्राफ वो भी देख ले। एक पत्ती सी बनानी है तुम्हें, ऐसे करके और ऐसे करके ये बनो। ये जो ऊपर की लाइन है वो तुम्हें पता है क्या दिखाती है, ऊपर की लाइन दिखाती है मैग्नेटाइज हुआ, और नीचे की लाइन क्या दिखाती है तुम्हें, डीमैग्नेटाइज हुआ। वो यहाँ से पहले मैग्नेट बना और जब उसने तापमान लिया तो वापस से घट के अपनी जगह पे लौट के आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान से लेके ग्राफ में एक कर्व तुम्हें ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो मैग्नेटाइज हुआ, और दूसरा कर्व तुम्हें क्या रिप्रेजेंट करेगा कि वो डीमैग्नेटाइज हुआ। अगर किसी चीज को मैग्नेटाइज करना है, चुंबक में कन्वर्ट करना है, तो मैग्नेटिक लीड लाइंस के अंदर छोड़ दो, कुछ समय बाद हल्की फुल्की प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है, और तुम्हें उसकी ताकत छीननी है, उसको क्या करोगे, दोबारा से हीट करोगे, अपने आप को नीचे निकल के आ जाएगा। और इसी
कल के व्याप पर कुछ काम की बातें सुन लें। कुछ 2-3 वर्ड हैं, एक वर्ड का नाम है इसी ग्राफ में निकल के आता रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, और एक बड़ा बुरा सा वर्ड है कोएर्सिविटी। ये रिटेंटिविटी यानी कि रिटेंशन, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी अवस्था को वापस से गेन करने का जो गुण है उसको रिटेंशन कहते हैं। और कोएर्सिविटी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में काम का वर्ड है, जिसको फिलहाल के लिए कुछ क्षणों के लिए छोड़ दो। मुझे तुम्हें एक बात समझानी, उसके बाद मैं तुम्हें पूरा सिस्टम सिखा दूंगा। हमारे पास में 2 टाइप की आयरन कोर पाई जाती हैं इस ग्राफ के व्याप पर। एक पाए जाते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, और दूसरे पाए जाते हैं हार्ड आयरन। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो ध्यान समझो। सबसे पहली बार दोनों के ग्राफ को ध्यान से ड्रॉ करना। जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसका ग्राफ कुछ ऐसी बना होता है, लेकिन थोड़ी पतली सी पत्ती होगी उसके अंदर। जबकि अगर इससे ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ी मोटी सी पत्ती होगी। ऐसे करके बनाओ पहले। लेकिन इसमें काम की वर्ड ये भी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इस वाले ग्राफ का इस्तेमाल, इस वाले लोहे का इस्तेमाल, जो सॉफ्ट आयरन कोर है, सॉफ्ट जैसे कि हमारे कनस्तरों में इस्तेमाल, संदूकों में इस्तेमाल वाला धातु, चुंबक उससे ऐसे चिपकते तो छुटा नहीं पाओगे, सरकानी पड़ेगी और फिर खींचनी पड़ती है। सॉफ्ट आयरन कोर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? यूज्ड इन मेकिंग, ये यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होगा। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रोमैग्नेट में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। जबकि इनका इस्तेमाल यूज्ड इन मेकिंग, यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, इसमें कुछ छोटे मोटे काम के वर्ड और, इनकी जो रिटेंटिविटी है और कोएर्सिविटी है वो सब लो हो जाती है। इसकी रिटेंटिविटी लो होती है, मतलब जल्दी से अपनी अवस्था को बदलेगा, जल्दी चेंज होगा, वापस से लौट कर आएगा। और लो कोएर्सिविटी मतलब कि एक ऐसा धातु जो करंट जाने से जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए, मतलब सब कुछ इसका लो ही है, जल्दी से ऊपर चला जाएगा और जल्दी से नीचे आ जाएगा। लेकिन ऐसे धातुओं की दोनों वैल्यू कैसी होती हैं? हाई। इसकी हाई रिटेंटिविटी होगी और हाई कोएर्सिविटी होगी। जल्दी से ऊपर जाना और जल्दी से नीचे आना इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो जल्दी ऊपर जाते हैं, जल्दी नीचे आ जाते हैं, उनका इस्तेमाल तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में इस्तेमाल करोगे, जिनमें करंट जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और इनका इस्तेमाल तुम परमानेंट मैग्नेट के तौर पे किया करते हो। अब इस कहानी से सारी बातें कुल मिला के एक निचोड़ में सुन लो कि सवाल कैसे आते हैं, खुद समझे। तो मैं हमेशा जब भी इस पोर्शन में सवाल पूछे जाएंगे तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे डायरेक्टली। पहली बार सामने ग्राफ होगा कि पहचानो में कौन सा सॉफ्ट आयरन कोर है, कौन सा हार्ड आयरन कोर है, सिंपल। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि ए और बी में से कौन सा, ग्राफ सामने होगा, ए और बी में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट में इस्तेमाल होगा, कौन सा परमानेंट मैग्नेट में इस्तेमाल होगा। सवाल और भी हो सकते हैं, इनमें से किसकी रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी हाई है, किसकी लो है। बस जो तुम्हारे सामने लिखा है कट टू कट वही सवाल आते हैं, क्योंकि डीप नॉलेज है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। पॉइंट बस इतना ध्यान रखें कि क्योंकि टेम्परेचर एक ऐसा तापमान जिसपे मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टीज को खो देगा उससे ऊपर जाने पर। और काम का पॉइंट ये भी है कि किसी मैग्नेट को मैग्नेट बनाने में और वापस गिराने में एक कर्व बनता है। उस कर्व को अगर ध्यान से देखेंगे तो जिसकी वैल्यू कम है, मतलब जल्दी मैग्नेट बन जाएगा, जल्दी नीचे आ जाएगा, उसको हम लोग किस में इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। लेकिन ऐसे जो जल्दी से ना तो बनेंगे ना जल्दी से नीचे आएंगे, वो कौन से हैं? परमानेंट मैग्नेट है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट वही होती है, करंट ऑन मैग्नेट चालू, करंट बंद मैग्नेट बंद, संग के संग। जो जल्दी लौट के वापस आ जाते हैं, सब कुछ लो है उनका, वो इलेक्ट्रो में इस्तेमाल होंगे, वो परमा में इस्तेमाल होंगे। और इस खेल के साथ में तुम इस कहानी को बंद कर सकते हो, इंक्लूडिंग दिस कुछ छोटे मोटे क्लोजिंग पॉइंट और लिख लो, कुछ छोटे मोटे। लंबा नहीं गया ज्यादा, तुमने कब स्टार्ट करा था ये? सैटरडे 5
यही है इसकी असलियत। एक मिनट समझ गया क्या? इन चीजों को बस याद रखना, तुम्हें कोई इस खेल में परेशान नहीं करेगा, तो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं जहां तक है। हाँ भाई, लोगों ने कल कुछ फॉर्मूले लिखे थे, आज और लिख दे 2-3। ये लिख दे ये वाला, म्यू आर इक्वल टू 1 + x, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड सस्पेक्टिबिलिटी। रिलेटिव में और सस्पेक्टिबिलिटी में कोई रिलेशन होता है, वो रिलेशन लिख दो। एक काम की बात, तुम लोगों को ये याद है कि हमारे पास में कोई भी दो वेक्टर है तो उनका रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √a² + b² + 2ab cos θ। और अगर दोनों के बीच का एंगल हो जाए 90 तो क्या बन जाएगा? ओनली a² + कोई बात नहीं, मैं यहाँ कुछ और लिख रहा हूँ। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होगा तो उसे भी लिख दो, √, वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर। और एक काम के बाद कल चार लिखाई गई थी वो ये वाली, tan θ = में b वर्टिकल अपॉन में b हॉरिजॉन्टल। इन चीजों को और बस सेट कर दें, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इनका मतलब तुम्हें नहीं आता। मतलब मैंने शायद कल से लेके अब तक कुछ 5-6 ऐसी बातें जो अब तक समझाई नहीं है, बस लिखवा दी है तुम लोगों को, क्योंकि उनको ये समझाना पॉसिबल नहीं है। वो बिल्कुल CFT वाला सिस्टम है। CFT जब तक सुन रहे होते हैं तब तक कुछ पल्ले नहीं पड़ता, सवाल उतरते ही दिमाग में जाती है वो कहानी सेम टू सेम। सवाल उतरेंगे एकदम कट टू कट विदिन तक पहुंच जाएगी, तो इसकी चिंता नहीं। मतलब सिवाय चैप्टर में चौथे पॉइंट के तुम्हें सारी बातें लगभग आनी चाहिए ऑलमोस्ट। और इसके लिए बस एक बार ध्यान से मैप देख लें, इसे फिनिश करते हैं। कल तुम सवाल करोगे 7-8 क्वेश्चन जो कि तुम्हें चौथे पॉइंट को समझाएंगे प्रॉपरली। ये हो गया, देखें एक बार। तुम्हें ये बल्ले पड़ गया। सबसे पहला गेम मेन डायपोल Q × 2L, सब कुछ सेम टू सेम डेरिवेशन। तुमने कितनी डेरिवेशन करी? एक्सियल, इक्वेटोरियल, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, ऑसिलेशन का सीधे फॉर्मूला लिखा है 2π√I/mb। उसके बाद में एनालॉगी, और उससे इंपोर्टेंट सबसे मेन बार मैग्नेट और सोलेनोइड की डेरिवेशन। इसके साथ इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था। फिर 4 से 5 डेफिनेशन कौन से वो समझ में आता है? ज्योग्राफिक मेरिडियन, एक्सिस, इक्वेटर, वो सब कुछ। उसके बाद में एंगल ऑफ डिप, और ये सब कुछ हम लोगों ने सवालों की जोड़ रखा है। कुछ काम की डेफिनेशन और थी, मैग्नेटाइजेशन, सस्पेक्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, पैरा, पैरोडाई। और उसके बाद में टेम्परेचर के अंदर एक नियम पड़ा है, कौन सा? क्यूरीवाइस लॉ। और उसमें हिस्टेरिसिस कर्व, वो बस तुम्हें बताता है किसी भी चुंबक को तुम कैसे तो चढ़ाओगे और फिर कैसे उसको उतारोगे। चढ़ाने के लिए उसको फील्ड लाइंस में रख दो, वो अपने आप मैग्नेट बन जाती है, और उतारने के लिए उसको क्या कर लोगे? गर्म कर लोगे, वो अपने आप डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी कहानी है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है चैप्टर जल्दी खत्म हो गया तो नहीं, ये चैप्टर इतना ही है, ये सुपर वेटेज में नहीं है। ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं जाना। काम की बात बस ये ध्यान रखें कि हम लोग कल इस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, ये वाले सवाल। ठीक है, कल ही करते हैं।